दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भूपेश पांडे और आप हो मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज हम फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के बच्चों के लिए। क्लास 10 CBSE वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ICSE क्लास 10th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही ये लेक्चर सीरीज़ जो हम पढ़ रहे हैं, ये ICSE क्लास 9th के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला लेक्चर है इस लेक्चर सीरीज़ का। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स इंट्रोडक्शन बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। करंट क्या होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सीखेंगे। और उसके बाद फिर करते करते हम पूरा चैप्टर तक ख़त्म करेंगे। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ बेसिक बातें जानेंगे, और शुरुआत करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो जैसे हम जानते हैं कि एवरी मटेरियल इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। दुनिया में हर एक मटेरियल जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे एक वॉल होती है वो ईंटों से मिलकर बनी होती है, जैसे हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना होता है, उसी तरह दुनिया का हर एक मटेरियल छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना होता है। ठीक है। प्योर मटेरियल की बात अगर आप करेंगे, एवरी प्योर मटेरियल इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है। और मटेरियल्स में मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड हम बोल रहे हैं। ठीक है। एवरी एलिमेंट या मेटल इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, बिल्डिंग विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अगर आप देखेंगे तो आप ये पहले भी 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, और जो 9th क्लास के बच्चे होंगे वो पहली बार देख रहे होंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ इस तरह से होता है कि एक सेंटर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे सोलर सिस्टम की तरह होता है। आप सोलर सिस्टम को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। सोलर सिस्टम से उसको इमेजिन कर सकते हो, उसको विजुलाइज कर सकते हो कि ऐसा कुछ होता होगा। तो जहाँ पे सन की पोजीशन है सोलर सिस्टम में, जैसे सोलर सिस्टम पे सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम हमारा सन है, उसी तरह से एक एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो टाइप की चीज़ें होती हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दो टाइप के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ये न्यूक्लियस एक डेंस कोर होता है, सॉलिड डेंस कोर, और इसके अराउंड शेल्स होते हैं। जिस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में ऑर्बिट्स होते हैं, उसी तरह से इस न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होते हैं। ये पाथ या ऑर्बिट इनको बोला जाता है। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स घूमते हैं अराउंड द सन, वैसे ही एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है। जो न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल होता है उसको हम के शेल बोलते हैं, ये नाम है इसका। फिर एल शेल, फिर एम शेल एंड सो ऑन, हम इसके नाम आगे देते रहते हैं, KLMNN, इस तरह से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला आप पढ़ोगे आगे केमिस्ट्री में। इस फार्मूले से हम क्या पता कर सकते हैं, ये फार्मूला बताता है कि किसी शेल में, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के कैरी करने की कैपेसिटी क्या है। किसी शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी क्या है, मतलब उस शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। तो अगर आप के शेल की बात करते हो तो के शेल के लिए n आप 1 रखोगे। जब आप n रखोगे, 1 रखो क्योंकि ये फर्स्ट शेल है। ठीक है, फर्स्ट शेल, तो n आपने 1 रखा। जब 1 रखोगे इस फॉर्मूले में 2n², ये फार्मूला होता है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। n की जगह 1 रखोगे तो 2 × 1 का स्क्वायर इज 2। तो फर्स्ट शेल दैट इज के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जब आप एल शेल की बात करते हो तो n की जगह आप 2 रखते हो। जब आप 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 × 2 8। तो एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स को रहने की जगह होती है, आप ऐसे समझो। फिर जब आप एम शेल की बात करते हो तो इसके लिए n3 हो जाएगा, ये थर्ड शेल है। तो जब 3 यहाँ पे रखोगे, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 2 ज़ा 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है एम शेल, ये इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी है। बट ड्यू टू स्टेबिलिटी रीज़न आप
ये समझो, ड्यू टू स्टेबिलिटी रीज़न ये सारे शेल्स या ये सारे ऑर्बिट्स अपने अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको आगे वाले शेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, जैसे n के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं इस शेल में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज देता है और बोलता है कि आप आगे वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करो। ठीक है, ये ड्यू टू स्टेबिलिटी रीज़न, भले ही इनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी कुछ और भी हो, ठीक है, तब भी ड्यू टू स्टेबिलिटी रीज़न ये 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने ऑर्बिट में रखते हैं, और अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं आगे वाले शेल में। बट के शेल जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है, इसके पास कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को रखने की है, उससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन आया तो वो उसको एल शेल में भेज देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है। इसमें जो सेंटर कोर होता है दैट इज़ न्यूक्लियस, और ये एक डेंस रीजन होता है। ठीक है, इसके अराउंड जो ऑर्बिट्स होते हैं ये ऑर्बिट्स सिर्फ पाथ की तरह होते हैं, ये एक सॉलिड बाउंड्री नहीं है। ठीक है, दिस इज एम्प्टी स्पेस। जिस तरह से सोलर सिस्टम में सन के बाहर इज मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज आर एम्प्टी स्पेस, सिर्फ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, और कंपेयर टू द सन प्लैनेट्स आर काफ़ी स्मॉल बॉडीज जो कि बस मूव कर रहे हैं ऑन अराउंड द सन इन देयर पाथ। ठीक है, उसी तरह से हमारे एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है दैट इज़ अ डेंस रीजन, और उसके बाहर एक ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेस होता है जहाँ पर इमेजिनरी पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, बॉडी है, और न्यूट्रॉन जो होता है इट डज़ नॉट हैव एनी चार्ज, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो ओवरऑल न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसमें 2 टाइप के लोग हैं, एक है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव है और एक है न्यूट्रॉन जो कि नो चार्ज। तो ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। उसके अराउंड जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज बॉडीज़ होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इस वजह से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे होते हैं। ठीक है, इन देयर फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट। चलिए, तो एटम को आप देखो तो इट कंसिस्ट ऑफ आउटर शेल एंड न्यूक्लियस। आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं उनका सिंबल पी, प्रोटॉन पी प्लस मैंने लिखा है, इलेक्ट्रॉन का ई माइनस, माइनस यहाँ इंडिकेट करता है उनका चार्ज, और ई इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन, पी इंडिकेट कर रहा है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन N0, ये सिंबल्स मैं यूज़ करूँगा आगे जब भी मैं यूज़ करूँगा इसको। ठीक है, तो न्यूट्रॉन N0 0 इंडिकेट कर रहा है कि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन जो होते हैं दे आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल बॉडीज, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज अ डेंस हैवी पॉजिटिव चार्ज्ड कोर ऑफ एन एटम। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है ये सेंट्रल रीजन है न्यूक्लियस, इट इज़ अ डेंस हैवी पॉजिटिव चार्ज्ड कोर ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर दैन प्रोटॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन से हल्के होते हैं, एंड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड शेल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स्ड शेल्स में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड बॉडीज। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ओवरऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको काम आएंगे। जो इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑफ आर एटम, मतलब एटम के अंदर ये 3 टाइप की चीज़ें मिलती हैं हमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनका चार्ज क्या होता है और मास क्या होता है वो मैंने फैक्ट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बात अगर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना ये चार्ज का मेजर है
फॉर एग्जांपल ये है क्या ये नंबर, और ये कूलम, ये सी क्या लिख रखा है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ये पेन है और मैंने आपको बोला कि आप इस पेन की लेंथ मेजर करो, तो आप बोलेंगे इस पेन की लेंथ 1 सेंटीमीटर, इस पेन की लेंथ 15 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर्स है। ठीक है, तो जब भी आप किसी कोई मेजरमेंट करते हो किसी भी चीज़ का, तो आप दो चीज़ें बताते हो। एक बताते हो मैग्नीट्यूड, जो कि इसके केस में था 15 नंबर, मैग्नीट्यूड इज नंबर, एंड अदर चीज़ बताते हो यूनिट। इसके केस में हमने सेंटीमीटर यूज़ करा, तो सेंटीमीटर इज़ द यूनिट एंड मैग्नीट्यूड इज़ दैट नंबर। तो इलेक्ट्रॉन का जब चार्ज बात करते हो, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। कूलम इज़ द यूनिट टू मेजर चार्ज। ठीक है, और इतने कूलम्ब का नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहो कि कितना चार्ज होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.6 डिवाइडेड बाय 10⁻19, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1.6 डिवाइडेड बाय 1 फॉलोड बाय 19 zeros। ठीक है, तो इतना छोटा आप बोलोगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में देखो कितना बड़ा नंबर है, 1 फॉलोड बाय 19 zeros। ठीक है, एंड 1.6 डिवाइडेड बाय दिस मच बिग नंबर, तो जितना वैल्यू आएगी दैट इज द चार्ज कैरीड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। उतने कूलम का चार्ज इज कैरीड बाय 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में इतने यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इतना का नेगेटिव चार्ज कैरी करता है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करी जाए, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको भी आप इमेजिन कर सकते हो, 9.1 डिवाइडेड बाय 10⁻31 kgs, मतलब 1 फॉलोड बाय 31 zeros। It is a very big number in the denominator. जब 9.1 is divided by this much big number in the denominator, we get the total mass of one electron in kg units। ठीक है, तो it is very 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 negligible। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मास इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। नाउ कमिंग टू प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, विच इज सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, प्रोटॉन में भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस फ़र्क क्या है कि प्रोटॉन में इतने यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में इतने यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर हमने एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को साथ में रखा, तो ओवरऑल नेट चार्ज बॉडी का ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज जितने यूनिट का नेगेटिव चार्ज उतने ही यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ओवरऑल चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई बॉडी है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स कुछ एक्स्ट्रा आके जुड़ गए, तो क्या होगा? उस बॉडी के अंदर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा और प्रोटॉन का नंबर कम हो जाएगा, तो वो बॉडी ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, और कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? तो जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी में होंगे मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इतने यूनिट का ओवरऑल नेगेटिव चार्ज उस बॉडी में आ जाएगा जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर आप न्यूट्रॉन की बात करते हो, तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, और न्यूट्रॉन के मास की बात करते हो, तो इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, विच इज़ सेम एज द मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की बात करते हो, तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज इज ज़ीरो। एंड न्यूट्रॉन के मास की बात करते हो, तो इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, विच इज़ सेम एज द मास ऑफ प्रोटॉन। अब अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनका रेशियो निकालो, अगर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर आप रेशियो निकालो, तो आपको
जब आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हो, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको नंबर मिलता है 1758 और ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन is 1758 times heavier than one electron, and so nucleus is very heavy compared to electrons, therefore electron revolve around nucleus. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो आपको पता चलता है कि एक प्रोटॉन का मास 1758 गुना ज़्यादा है एक इलेक्ट्रॉन के मास से। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन, ये बस अजम्पशन है, अगर अज्यूम करिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन 1 kg का है, तो हमारा एक प्रोटॉन, ठीक है, वो होगा 1758 kg का, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी है कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो एक हैवी डेंस कोर हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही लाइट बॉडी होती है। और हमेशा जब भी दो बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो जो लाइटर बॉडी होती है वो मूव करती है ज़्यादा टूवर्ड्स द हेवियर बॉडी। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस नहीं रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द इलेक्ट्रॉन। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस को पुल कर रहा है, तो न्यूक्लियस क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमता है? उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही लाइट बॉडी है कंपेयर टू न्यूक्लियस। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लाइट होने के कारण ये इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है और ये आराम से मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं हम, तो ये देखिए, ऑल द प्रोटॉन्स आर टाइटली पैक्ड इन द न्यूक्लियस। जो सारे प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव इन शेल्स अराउंड द ऑर्बिट। वही जो मैंने आपको बोला अभी, वही यहाँ पर लिखा है मैंने। ठीक है, therefore whenever we rub two bodies or due to any other reason only electron jump from one body to other। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है, जब भी आप दो बॉडीज़ को रब करते हो, जैसे आपने करा भी होगा ये एक्टिविटी, आप एक स्केल लेते हो, उसको अपने हेयर में रब करते हो और फिर बिट्स ऑफ पेपर के ऊपर आप उसको लेके आते हो, तो पेपर जो होता है अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स द स्केल। ये एक्टिविटी काफ़ी आप करते भी होगे। उसी तरह कोम से भी ये एक्टिविटी हो जाती है। तो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप स्केल को या कोम को अपने हेयर में रब करते हो, तो उसमें वो चार्ज अप हो जाती है। ठीक है, उसमें वो अब न्यूट्रल नहीं रह जाता, उसमें कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो पेपर बिट्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि चार्ज आता क्यों है किसी बॉडी में। ठीक है, तो आप इस बात को बड़ा ध्यान से देखिए। जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो बाइंड रहता है न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोटॉन, किसी एटम का जो प्रोटॉन होता है, वो आप कुछ भी कर लीजिए, वो प्रोटॉन उस न्यूक्लियस के बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे होते हैं। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स हल्के भी होते हैं। इस वजह से जब भी कोई रिएक्शन होता है या जब भी दो बॉडीज़ आपस में रब करती हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, प्रोटॉन्स किसी भी बॉडी के अपने एटम को छोड़ के नहीं जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हल्के होने के कारण और आउटसाइड द न्यूक्लियस होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। अब क्या होता है, अगर दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, अगर ए बॉडी से बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स गए, तो क्या होगा, ए बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएंगे। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, मतलब उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, वो बॉडी में प्रोटॉन ज़्यादा हो गए कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। भले ही प्रोटॉन फिक्स थे, बट इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इस वजह से कंपेयर करने पे आपको प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, या आप बोलो इलेक्ट्रॉन का नंबर घट गया है। इस वजह से जो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरह से है जैसे आप बोलते हो मुझे ठंडी लग रही है, बट एक्चुअली में आपको ठंडी लगती नहीं है। ठंडी आपके अंदर नहीं जा रही है, आपकी गर्मी बल्कि बाहर जा रही है। इसी वजह से
आपको ठंडी या गर्म लगती है बिकॉज ऑफ हीट यू लूज और यू गेन, यू डू नॉट गेन कोल्ड, ठीक है। कोल्ड आप गेन नहीं करते हो, यू प्रोटेक्ट योर हीट फ्रॉम लूजिंग इन द एनवायरनमेंट बाय अप्लाइंग इंसुलेटर्स। आप स्वेटर और कोट इसीलिए पहनते हो ताकि आप अपने बॉडी की हीट को बचा सको, हीट का ट्रांसफ़र रोकते हो, ना कि ठंडी को अंदर जाने से रोकते हो, ठीक है ना। तो इस वजह से कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली एन एटम इन नेचर इज़ न्यूट्रल, ठीक है। नेचर में कोई अगर एक एटम है तो वो न्यूट्रल होता है, दैट इज़ इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब अगर जैसे हमारे पास ओरिजिनल एटम है, अगर ओरिजिनल एटम हमारा इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ मोर दैन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर ओरिजिनल एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है। देयरफॉर चार्ज इन अ बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव appears only due to transfer of electron and not protons, ठीक है। चार्ज बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है, ना कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन्स के कारण। नेक्स्ट हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का आई कार्ड होता है या आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि ये आयरन है, ये कॉपर है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम है, ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ये सोडियम है। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है, ये इनका आई कार्ड होता है। जैसे अगर मैंने बोला एटॉमिक नंबर 1 कौन है, तो आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर 1 मैंने बोला तो आप बता सकते हो दिस इज़ अ हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 2 किसका है, आप बोलोगे हीलियम। एटॉमिक नंबर 20 किसका है, आप तुरंत बोलोगे कैल्शियम। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के बराबर होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो किसी एटम एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज़ द आई कार्ड ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने एलिमेंट बोला हाइड्रोजन, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। एटॉमिक नंबर 2 मैं पूछूँ कौन होता है, तो आप तुरंत बोल सकते हो इट इज़ हीलियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे, इट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो किसी एलिमेंट में हमेशा फिक्स रहता है, ना वो बढ़ता है ना वो घटता है, ठीक है। इसलिए हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन से मानते हैं। इट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द मटेरियल। अब हम मास नंबर पे जाते हैं। मास नंबर क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मास ऑफ एन एटम वी से डू नॉट डिपेंड ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन। हम ये मास नंबर जब निकालते हैं तो इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसमें इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर नहीं किया जाता। उसका रीज़न ये है कि कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, हमने देखा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज वेरी वेरी लेस, ठीक है ना। हमने अभी पीछे देखा था कि मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1758 टाइम्स ग्रेटर दैन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस वजह से एक एटम का जब आप मास निकालते हो तब आप इलेक्ट्रॉन्स के मास को निगलेक्ट कर देते हो। अब हम ये लेक्चर की एंडिंग करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, और आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सोचिएगा। वाई डू डिफरेंट मटीरियल्स बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे ऑल हैव अ सिमिलर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट इज सम आर कंडक्टर्स वाइल अदर्स आर इंसुलेटर्स। मतलब कि जैसे हमने एटॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो होता है वो सारे मटेरियल्स के लिए सिमिलर होता है, ठीक है। मैं सेम होता है नहीं बोल रहा हूँ, सिमिलर होता है। सब में एक ही तरीके का इलेक्ट्रॉन होता है,
सब में एक ही तरीके का प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन भी सबका एक ही टाइप का होता है। ऐसा नहीं होता है कि आयरन का इलेक्ट्रॉन अलग टाइप का होगा, कॉपर का इलेक्ट्रॉन अलग टाइप का होगा। इलेक्ट्रॉन इज सेम, डिफरेंट बॉडीज में सेम टाइप का इलेक्ट्रॉन होता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं? ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि नंबर ऑफ एटॉमिक स्पीशीज या एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग होते हैं। इनका नंबर, इनका कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम में 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से नंबर ऑफ एटॉमिक स्पीशीज या एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल्स, और इसलिए उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा आज, और थोड़े कुछ बेसिक बातें जानी, कुछ फैक्ट्स जाने। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे हम इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट।